कॉमर्स एक्सेस इग्नू कोर्स। आज हमारी MCO 6 की सेकंड क्लास है। हमने अपना 1, 3, 4 को कंप्लीट किया। 5 हम लोग अपना करेंगे बाद में, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल सबको पता है, मैं थोड़ा बाद में करूँगा तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। लेकिन एग्जाम से पहले तो आप लोग का हर हाल में कंप्लीट हो ही जाएगा। तो कल आपका MCO 6 का एग्जाम है। आई होप आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी और पूरे अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा और इसी वाली वीडियो पे आए तो प्लीज़ पीछे वाली वीडियो जाके देखिए, आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगी कल वाले एग्जाम में, ठीक है। आप लोग वो तो सारे टॉपिक्स पढ़िए जो मैंने पढ़ाए हैं, प्लस आप लोग कुछ मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ भैया ये भी इंपॉर्टेंट है तो आप उसको भी पढ़ लेना। मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ मेरा वाला पढ़ो, क्योंकि आप लोग पढ़ो उसको, उससे आप लोग अच्छे स्कोर करोगे, 100% अच्छे स्कोर करोगे जो मैंने पढ़ाया हुआ है। बट हाँ, कोई अगर एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है तो उसको भी ले लो, क्योंकि हमेशा एक्स्ट्रा नॉलेज कभी भी खतरनाक नहीं, हमेशा आपको फ़ायदा ही देगी, ठीक है। तो कल वाले एग्जाम के लिए आपके लिए क्या भैया, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अच्छे से देखें ना, घबराना नहीं, क्योंकि अगर घबराओगे तो क्या होगा, मैसअप करोगे एग्जाम में जाके, जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करके जा रहे हो तो अच्छा स्कोर करो, यही मैं आप लोगों के लिए चाहता हूँ। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट और मेरी बेस्ट विशेस हैं आप लोगों के साथ में। आप लोग अच्छा ही स्कोर करोगे अगर क्लासेस में अच्छे से पढ़े हो तो। चलो हम लोग आज की क्लास अपनी स्टार्ट करें। MCO 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 2। कल वाली क्लास में हमने कितने 7 क्वेश्चन कर लिए थे, इस वाली क्लास में 7 क्वेश्चन और हैं। डिफाइन मार्केट सेगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके बिना पेपर सेट नहीं हो सकता। अगर 9 क्वेश्चन आएंगे तो ये क्वेश्चन उसमें से 100% ही एक होगा। मार्केट सेगमेंटेशन आपसे पूछा हुआ है, मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, और ये किसी क्वेश्चन के साथ चिपक के आएगा, क्योंकि मतलब मार्केट सेगमेंटेशन एक इंडिविजुअल इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि 20 नंबर का बन के आए। तो ये क्या है कि आप लोग का 20 नंबर का बन के आएगा, तो मार्केट सेगमेंटेशन चिपक के आएगा। किसके साथ में, बेसिस फॉर सेगमेंटेशन पूछ सकता है, या फिर आपसे एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन पूछ सकता है, ठीक है, या फिर प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन पूछ सकता है। तो आपको तीनों ही चीज़ें तैयार करनी है। आई मैंने जो क्वेश्चन डाला इसमें वो ये है, डिफाइन मार्केट सेगमेंटेशन एंड बेसिस फॉर सेगमेंटेशन। तो बहुत ज़्यादा ईजी सी चीज़ है सेगमेंटेशन। अगर आप मार्केटिंग पढ़ते हो तो सेगमेंटेशन आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ईजी कुछ है नहीं मार्केटिंग, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग से ज़्यादा। फिर हमारा क्या आता है, डिफाइन मार्केट टारगेटिंग, सेम ही चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। मार्केट टारगेट हमको जो हमारा टारगेट जो मार्केट है उसको डिफाइन करना है, और एंड ऑल्सो डिफाइन द स्ट्रेटजीज फॉर मार्केट टारगेटिंग, ठीक है। हमको जो हम टारगेट जो मार्केटिंग हम मार्केट जो टारगेट करेंगे अपना, उसकी हमको स्ट्रेटजीज भी बतानी है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी सा है, ठीक है। तो ये देखो, इसमें 3 तरीके की स्ट्रेटजीज होती हैं, भी हम आगे पढ़ेंगे। वो डिफाइन पोजिशनिंग एंड इट्स प्रोसेस, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीनों ही चीज़ें एक ही हैं भाई वैसे तो। अगर हम बात करें तो क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है, टारगेटिंग होता है एंड पोजीशनिंग आता है, ठीक है। 3 चीज़ होती है। क्या होती है, देखो नाम ऐसे याद कैसे रखोगे, STD होती है ना, STD, तो ST तो उसका आ गया, अब D कुछ है नहीं, मतलब P हमारा, तो P आ गया। तो हमको क्या है, ये एक प्रोसेस होती है STP की। तो क्या होता है, सबसे पहले सेगमेंटेशन होता है, फिर टारगेटिंग होती है, और फिर क्या होती है, हमारी पोजीशनिंग होती है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा आंसर किस तरीके का लिखना है, बट आप लोग इसको एक नोट में अपने लिख लो ऊपर क्यों, ताकि आप लोग को क्या याद करने में वो सहूलियत रहे और आप लोग अच्छे से याद भी कर लोगे। बाय द नीड ऑफ रीपोजिशनिंग अराइज, अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है और आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट, क्लासीफाई द प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को डिफाइन करना है कि प्रोडक्ट होता क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो किसके साथ में, प्रोडक्ट के साथ में लग के आते हैं। क्योंकि भाई 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग क्या उसमें मतलब छोटी सी सिर्फ एक डेफिनेशन लिख के नहीं आ सकते ना, आपको तो पूरे नंबर चाहिए। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसमें पूरा पूरा उसको डिफाइन करके आना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट से एट्रीब्यूट्स एंड प्रोडक्ट से क्या एलिमेंट्स, तो वो मैं आपको बता दूंगा अभी आगे। तो हम आंसर देखेंगे ना, आंसर तो हमेशा देखते ही हैं, तो वही देखेंगे हम लोग आंसर अपना। तो देखो आगे क्या होता है, फिर हमारा डिफाइन PLC क्या, हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, और ये पढ़ना ये मतलब इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ना मार्केटिंग है। क्योंकि PLC में क्या होता है कि आप लोगों को 3-4 चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो जो 4-5 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा आपको इसमें क्या क्या कवर करना है। बाकी आप लोग क्या इसको अच्छे से करना ही करना है यार। PLC को तो एटलीस्ट करके जाना, उसकी पूरा मतलब चार्ट जो है, ग्राफ जो है, उसको क्या करना, अच्छे आराम से पढ़ के और याद करके जाना। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग। ब्रांडिंग अच्छा क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। एंड इट्स एडवांटेजेस, ये आपसे पूछ सकता है, जो मैंने आगे क्वेश्चन में डाला है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारा क्या आता है, मार्केट सेगमेंटेशन आता है। आप लोग बुक नंबर ये है हमारी बुक नंबर 2 का पेज नंबर 42 खोल लो, ठीक है। तो सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको ईजी से समझा दूँ, डेफिनेशन कौन पढ़े अब इतनी बड़ी। तो सेगमेंटेशन क्या होता है कि जैसे ही आपका मार्केट है,
ठीक है। और मार्केट में क्या बहुत सारे लोग हैं, मतलब इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो 135 करोड़ लोग हैं। कोई भी कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी मतलब कंपनी 135 के 35 करोड़ मार्केट में प्रोडक्ट लोगों को नहीं टारगेट कर सकती। तो इसके लिए कंपनीज क्या करती है ना, छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर लेती है। तो डिवाइड कर लिया मतलब किस तरीके से, जैसे कि उसने मान लो कि ये हमारी पूरी एक इंडिया है, इसमें छोटे छोटे से वो बना दी, ग्रुप्स बना दी, ठीक है, ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है। तो इस तरीके से क्या करेगी कंपनी जो बनाएगी प्रोडक्ट, वो एक या फिर दो तरीके के हमारे जो टारगेट मार्केट होगा, इस सेगमेंट किया होगा, उसको टारगेट करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी सेगमेंटेशन होती है। सेगमेंटेशन करने के बाद में जैसे सेगमेंट कर लिया, अब इस सेगमेंट के अंदर कंपनीज क्या करती है, टारगेट करती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना सेगमेंट के अंदर टारगेट क्यों आता है, क्योंकि सबसे पहले हमारा सेगमेंटेशन होता है, फिर उसके अंदर क्या होती है, हमारी टारगेटिंग आती है, ठीक है। अब देखो फिर क्या पूछेगा हमसे, बेसिस फॉर सेगमेंटेशन पूछेगा, जो कि हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं। सबसे पहले क्या था हमारे ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन की, मतलब आप लोग ज्योग्राफिक हिसाब से कि जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इंडिया एक वास्ट कंट्री, मतलब इतनी बड़ी कंट्री है दुनिया की कि जहाँ पे 135 करोड़ पॉपुलेशन और इतना मतलब डाइवर्सिफाई है। कैसे, साउथ इंडिया का जो हमारा कल्चर है वो अलग है, ठीक है, वहाँ की ज्योग्राफिक कंडीशंस अलग हैं, हमारे आइलैंड की ज्योग्राफिक कंडीशंस अलग है, हमारे पठारों की ज्योग्राफिक कंडीशंस अलग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगी, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन कर देगी। फिर क्या आता है हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में भाई साहब क्या कर सकते हो आप, कि आप कहीं ना कहीं अपनी जो वो है, मतलब पॉपुलेशन जो है, ठीक है, उसको डिवाइड करो। किस तरीके से, एज के हिसाब से, या फिर उसकी लाइफ साइकिल स्टेज। लाइफ साइकिल स्टेज हमारी क्या होती है, ये होती है पहले बच्चा पैदा होगा, बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, यहाँ पे मैच्योरिटी स्टेज आएगी, फिर वो बुढ़ा होता जाएगा। तो इस तरीके से कर सकती है कि मतलब बच्चों के लिए कुछ अलग प्रोडक्ट, जवान लोगों के लिए कुछ अलग, टीनेजर्स के लिए कुछ अलग, बुढ़े लोगों के लिए कुछ अलग, ठीक है। फिर हमारे सेक्स के हिसाब से कि मतलब मेल के लिए अलग प्रोडक्ट, फीमेल के लिए अलग प्रोडक्ट। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि फीमेल की परफ्यूम भी अलग आती है, मेल की परफ्यूम भी अलग आती है। फीमेल के लिए लिपस्टिक्स आती हैं, काजल आता है, मेल्स के लिए मतलब कुछ फेयर एंड हैंडसम क्रीम आती है, या फिर कोई ऐसा मतलब डिओड्रेंट आएगा जो पसीने को खत्म कम कर दे, इस तरीके की चीज़ आती हैं। फिर हमारा इनकम, एजुकेशन या फिर ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी आता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। फिर हमारा क्या आता है साइकोग्राफिक। तो साइकोग्राफिक में देखो क्या आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है आपकी पर्सनैलिटी, कि मतलब आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है वो आपकी साइकोग्राफी पे डिपेंड करती है। और आपका क्या पर्सनैलिटी सेगमेंटेशन भी आता है इसमें साइकोग्राफी में। फिर क्या आता है हमारा कल्चर। कल्चर में हमारा रिलीजन आता है, सोशो कल्चर, जितनी भी हमारी चीज़ आती है सबका सब इसी में आता है, ठीक है। हमारा कल्चर हो गया, हमारी क्या होगी, फैमिली हो गई, ठीक है। ये सब चीज़ हमारी किस में आती है, कल्चरल में आती है। फिर हमारा क्या आता है यूज़र रिलेटेड सेगमेंटेशन। तो यूज़ रिलेटेड सेगमेंटेशन जो था हमारा, कि हमारा कंज्यूमर जो है, हमारा कंज्यूमर जो है वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है, मतलब कि अगर वो एक महीने में एक ही बार प्रोडक्ट खरीदता है तो हमें इस तरीके से उसको टारगेट करना है। हर दिन उसको ज़रूरत पड़ती है, जैसे दूध हो गया तो उसके हमको हर दिन फ्रेश दूध पहुंचाने की ज़रूरत है, ब्रेड हो गया, ठीक है। जिनकी लाइफ साइकिल कम है या फिर जिसको 2-3 दिन में ही यूज़ करना है तो उसको हमको हर दिन पहुंचाना है। या फिर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हो जैसे दवाइयाँ होगी जिनकी क्या होता है 2-3 साल चल जाती है लाइफ, तो हमको वो उस तरीके से चलाना है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है यूज़ रिलेटेड क्या होते हैं, हमारे सेगमेंटेशन होते हैं। फिर हमारा क्या आता है डिफाइन मार्केट टारगेटिंग, ठीक है। टारगेटिंग जब हमारी मार्केटिंग आती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। सेगमेंटेशन के बाद में हम लोग क्या करते हैं, हमारी टारगेट मार्केटिंग पे आते हैं। देखो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो आप लोग को देखनी है। आप लोग आ जाओ पेज नंबर 53 में। क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किया हालांकि, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं आपको बता दूँ। इसमें माइक्रो मार्केटिंग 10 नंबर का क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं, तो आप लोग को ये पढ़ के जाना ही जाना है। ये शॉर्ट नोट्स में आएगा। 10 नंबर के क्वेश्चन में मेरे स्टूडेंट्स कितना पेज का लिख के आएंगे, सर 2 पेज का। आपने हमें बहुत बार बता दिया, अब आप मत बताओ, मैं तो बताऊंगा भाई। कोई नया बच्चा जुड़ा तो वो क्या करेगा। तो हाँ, मैं इसका आपको क्या बताना भूल गया, ब्रेकअप बताना भूल गया ना, कितना आपको पेज इसमें करना है। तो देखो आपको 6 पेज इसमें भर के आना है, 6 पेज का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आपको मार्केट सेगमेंटेशन अपने कितने पेज में कर देनी है, आधे पेज में इसकी डेफिनेशन भरो भाई। हाँ, इसमें तो आप जो मर्जी वो चाहे लिख सकते हो। नीचे वाले पेज पे इस तरीके से ग्रिल बनाओ, जो मैंने अभी बनाई थी ना इस तरीके से, ठीक है, वाली ग्रिल बनाओ, एक पेज यहाँ पे भरो। फिर उसके बाद में क्या, मार्केट सेगमेंटेशन के एडवांटेजेस बताओ, कितने पे, आधे पेज पे। और मार्केट सेगमेंटेशन क्यों नीड क्यों है वो बताओ, आधे वाले पेज पे। नीड क्यों है भाई, बेटर क्या कर सकते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारी बेटर हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में अगर हमारे पास में फंड कम है तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हमारे किस में आएगा, माइक्रो सेगमेंटेशन के, मार्केट सेगमेंटेशन के उसमें आएगा, एडवांटेजेस में आ सकते हैं या फिर उसकी नीड में आ सकता है, ठीक है। अब हमारे पास में कितने पेज बचते हैं, 4 पेजेस बचते हैं। हमारे पास में कितने हैं, 1
2 3 4 5 हैं, आप इनको लिख दोगे क्योंकि मैंने आपको एक ही चीज़ बता दी। आप ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में ही इंडिया का एग्जाम्पल देके, एग्जाम्पल जरूर देना है इसमें, क्योंकि आप अगर एग्जाम्पल नहीं दोगे तो आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं एग्जामिनर को लगेगा कि भाई बस बच्चा थ्योरी रट्टा मार के आ गया और यहाँ पे आके बस थ्योरी पेल दी। ठीक है, हमको थ्योरी नहीं पेलनी, हमको रट्टा नहीं दिखाना, हमको सिर्फ ये चीज़ दिखानी है कि हम लोग किस तरीके से सर पढ़ के आए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा एक अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको कि आपको क्या क्या कितने पेज इसमें भर के आए। इसमें ये 6 पेज का क्वेश्चन है भाई, 6 पेज से कम का क्वेश्चन ये है ही नहीं। चलो आगे चलें अपने इसमें। अब हमारे जब मार्केट टारगेटिंग आएगा तो इसमें हमको कितना, इसमें भी हमको कितना लगभग 5 या 4 पेज का आपको भरना है। ठीक है, 5 पेज भर के आना अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। बाकी अगर आपका शॉर्ट नोट में आ जाता है डिफाइन टारगेटिंग, तो उसमें आपको क्या टारगेटिंग के वो लिखनी है, हमारी जो एडवांटेजेस होते हैं वो लिख देना। ठीक है, और एक प्रोसेस लिख देना। तो आगे करें अपना। A target marketing is defined as a set of buyers sharing common needs or characteristics that the company decides to serve. आपने क्या किया, आपने कहीं ना कहीं अपने कॉमन के हिसाब से एक सेगमेंट कर दिया, मतलब मार्केट से तुम लोगों को अलग कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वो उन लोगों को टारगेट करेंगे जिसको कंपनी क्या करने जा रही है, सर्व करने जा रही है। ठीक है, तो हमारे मार्केटिंग टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, देखो भाई, कंसंट्रेटेड होती है, डिफरेंशिएटेड होती है और अनडिफरेंशिएटेड होती है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग कब कंपनी यूज करती है, जिस टाइम पे कंपनी में क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फंड होगा, कंपनी नई होगी, कहीं ना कहीं उसको मतलब इतनी ज़्यादा मार्केट का आइडिया नहीं है, तो वो क्या करेगा, कंसंट्रेट, मतलब ऐसे छोटे लोगों को टारगेट करेगा, थोड़े लोगों को, छोटे लोग मतलब कि छोटी पॉपुलेशन को टारगेट करेगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से फंड ला के लगा दे और क्या हो जाए, कंपनी कल को डूब जाए और सारा पैसा चले जाए। ठीक है, फिर हमारा क्या था, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। इसमें कंपनी क्या करती है, हर तरीके के लोगों को देखेगी, उनकी परख करेगी और हर किसी लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को अपनाएगी और टारगेट उनको डिफरेंट डिफरेंट बेस में करेगी। फिर हमारा आता है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में कंपनी कोई भी मतलब यूज़ नहीं करेगी, सीधा आएगी और कंपनी क्या करेगी, मार्केट में टूट पड़ेगी कि भैया तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। हर तरीके के मतलब कस्टमर को क्या करेगी, कहीं ना कहीं टारगेट करेगी। तो इससे क्या होता है, कंपनी की जो रीच होती है वो वाइड होती है। इस वाले केस में कंपनी का जो खर्चा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपनी को एक वाइड रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए कंपनी क्या करेगी, बहुत ज़्यादा मतलब रीच करेगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जब पैसा हो तो आप अनडिफरेंशिएटेड मार्केट कीजिए। अगर आपके पास में कम पैसा है और आप लोग के पास में लिमिटेड ही रिसोर्सेज हैं, तो आप लोग क्या करोगे, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में जाओगे। फिर हमारा क्या आता है, डिफाइंड पोजीशनिंग एंड इट्स प्रोसेस। अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन पोजीशनिंग का बनने की चांसेस होती हैं। बाकी मुझे लगता नहीं कि 10-20 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ गई ना। सेगमेंटेशन होगा सबसे पहले, एसटीपी सेगमेंटेशन, फिर होगा क्या होगा हमारा टारगेटिंग, और फिर क्या होगा हमारा पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है, देखो आपने सबसे पहले सेगमेंट किया मार्केट को। ठीक है, तो जब आपने सेगमेंट किया तो क्या किया था, आपने डिवीजन किया था मार्केटिंग का, पूरे मतलब एक बड़े से मार्केट से। फिर आपने क्या किया, आपने इन लोगों को निकाला कि भाई साहब हम इनको सर्व करेंगे और ये हमारे क्या करेंगे, प्रोडक्ट को खरीदेंगे। फिर हमारा क्या आता है, पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या करता है, पोजीशनिंग कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर्स से आपको आगे निकालने के लिए, आपके कस्टमर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात डालने के लिए कि भैया हमारा ही प्रोडक्ट खरीदो। क्या, जैसे कि फेना का ऐड क्या आता है, फेना ही लेना, फेना ही लेना, फेना ही लेना। आपको इतनी बार फेना ही लेना कि भैया आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बात बन जाती है कि जब भी आप फेना देखोगे तो आप क्या रिपीट कर दोगे एकदम से, अरे फेना ही लेना। ठीक है, तो देखो आप पोजीशनिंग की मुझे लगता है कि डेफिनेशन की जरूरत है। बाकी आप लोग इसको बुक में से पढ़ लेना, इसका पेज नंबर 61 है। ठीक है, और इसमें देखो रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोजीशनिंग की जरूरत की पड़ती है फॉर द बेटर कॉम्पिटिटर से एडवांटेज लेने के लिए। ठीक है, टू क्या कहते हैं, अपने प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने प्रोडक्ट की उस अपने कस्टमर के दिमाग में छाप छोड़ने के लिए। ठीक है, टू मेक अ कॉम्पिटिटर्स एडवांटेज, टू टेक अ कॉम्पिटिटर्स एडवांटेज। ठीक है, टू मेक अ ब्रांड इमेज इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, ये सब चीज़ हमारी किस में आएंगी, पोजीशनिंग में आएंगी। तो आप लोग चिंता मत करना, पोजीशनिंग 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन आने की कोई चांसेस इसके है नहीं। अगर आ जाएगा तो फिर आप लोग लिख देना इसमें। अब देखो बुक में है जैसे पोजीशनिंग की एक प्रोसेस है, यार ये कोई प्रोसेस है नहीं वैसे जो बुक में दे रखी ना, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और सॉरी इसमें तो दोबारा से वही चीज़ नीचे टाइप हो गया। तो क्या था, चूजिंग द राइट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, तो आप लोग इसको पेज नंबर 64 में देख लेंगे, गलती से यहाँ पे हो गया, भैया ये गलती माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, गलती तो इंसानों से ही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। फिर हमको क्या करना है, एक चीज़ हमको करनी है क्या, कि हमारे इसमें जो है पेज नंबर 66 में, कि जब आप लोग मतलब
आपने क्या किया, पोजीशनिंग स्ट्रेटजी तो ले ली, आप उसको कम्युनिकेट किस तरीके से करोगे आप लोग वो चीज़ें पर पढ़ लेना। फिर हमारा क्या आता है, वाई नीड ऑफ रीपोजिशनिंग अराइजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 नंबर का आने की चांसेस है। आप लोग देखो पोजीशनिंग और रीपोजिशनिंग में क्या है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन है भाई, या तो पोजीशनिंग आएगा या फिर रीपोजिशनिंग आएगा। जहाँ तक मेरा मतलब मुझे लगता है, जहाँ तक 10 ईयर्स कहती हैं या फिर हमको लगता है कि जितने पिछले साल के क्वेश्चन आए हैं उनमें कहीं ना कहीं रीपोजिशनिंग आएगी, उनमें पोजीशनिंग आने की चांसेस बहुत ही कम है। तो रीपोजिशनिंग का मतलब क्या होता है, देखो रीपोजिशनिंग का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो मार्केट में वो था गुड जो था वो फेल हो गया, अब आपको क्या करना है, नए उसी गुड्स को आपको नए तरीके से लॉन्च करना है, ताकि उन लोगों में क्या हो कि फिर से बने और आप लोग क्या कर सको, आप लोग क्या कर सको, आप लोग उस प्रोडक्ट को फिर से खरीदने की मार्केट में डिमांड कर सको। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है रीपोजिशनिंग। और रीपोजिशनिंग की अराइजेस क्यों होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मार्केट जो था, मार्केट में क्या प्रोडक्ट जो था हमारा मार्केट में वो किया फेल कर गया। ठीक है, या फिर क्या कर सकता है कि हमारी जो लाइफ साइकिल थी, प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल थी वो खत्म हो रही है, मतलब कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके की होती है ना, हमारा जो चार्ट होता है, यहाँ से इंट्रोडक्शन होता है, फिर यहाँ पे मैच्योरिटी आती है, यहाँ पे हमारा ग्रोथ रेट होती है, यहाँ पे मैच्योरिटी आती है, फिर यहाँ पे डेक्लाइन आती है। तो जब आपको डेक्लाइन हो रहा है या फिर डेथ स्टेज जब आ रही है आपके प्रोडक्ट की, तो आपको क्या करना है, फिर से रीपोजिशनिंग कर देनी है, सो दैट कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या करे, फिर से रिवाइव कर जाए और मार्केट में कहीं ना कहीं आगे निकल जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप लोग, मतलब कि एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट पर खर्चा कर सकते हो, मतलब क्या क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवा सकते हो अपने प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं आप बेहतर दिखा सकते हो, उसके प्राइजेस को कम कर सकते हो, तो लोग क्या करेंगे कि लोग उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको, हार्ड नहीं है ना ज़्यादा। बहुत अच्छी यार, आप लोग तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी कर रहे हो। नीचे आपको कोई दिक्कत भी होती है ना, नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, मैं आपको कमेंट में पूरे जवाब दूंगा और नेक्स्ट क्लास में मतलब उसके बारे में बता भी दूंगा। तो अब आता है सबसे पहले कि हमारा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट एंड क्लासिफाई द प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट एंड क्लासिफाई द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, हमारे ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, क्या होती है हमारी सर्विसेज होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट का मतलब देख लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये अगर क्वेश्चन आएगा आप लोग कितने पेजेस में लिख के आओगे, 6 पेज में लिख के आना, उससे कम पेज में अगर लिख के आओगे ना तो आप यार फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ मतलब सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उनसे लिखना ना उसी तरीके से लिख के आना। तो 6 पेज में हमारा क्या होता है कि जैसे मानो ये 6 पेजेस हैं, 2 पेज में तो क्या करना है हमको, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट, तो 8 नंबर का हमारा येलो क्वेश्चन आएगा, तो हमको प्रोडक्ट लिख देना है। ठीक है, प्रोडक्ट होता क्या है, तो प्रोडक्ट की हमको डेफिनेशन लिखनी है कि हमको देखो अगर आपको याद हो जाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बाकी प्रोडक्ट की डेफिनेशन सबको पता ही होती है। प्रोडक्ट होता क्या है, फिलिप कॉटलर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है, अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन एक्विजिशन यूज और कंजप्शन। इट इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट, सर्विसेज, पर्सनैलिटीज, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियाज। हर एक चीज़ जो भी मार्केट में बिक सकती है जिसका यूज़ हो सकता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। अगर आप फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन को याद करते हो और उसके नीचे फिलिप कॉटलर का नाम भी लिख के आ जाते हो तो आपको एग्जामिनर क्या सोचेगा, वो बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है यार, इससे ज़्यादा भाई गुरु मिल गया हमको तो हमारा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो टीचर्स हैं उनको भी फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन याद नहीं रहती। ठीक है तो आप लोग क्या करना, एक दिन के लिए याद कर जाना, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर देखो अब आपको क्या लिखना है, आपने आधे पेज पे इसकी डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, इसी को डिफाइन करते रहना, गुड्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, आइडियाज होती हैं, आधे पेज को भर देना, कोई टेंशन नहीं लेना। फिर हमको क्या करना है, इसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, टेंजिबल और इंटेंजिबल हो सकता है क्योंकि हमारी सर्विसेज सीरीज में इंक्लूड है ना, तो हमारा क्या टेंजिबल इंटेंजिबल हो सकता है। एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स होने चाहिए कि मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ में कुछ ना कुछ एक मतलब वैल्यूज या फिर प्रेस्टीज जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, कहीं ऐसा ना कि उसको खरीद के लोगों को बुरा लगे। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है, एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी मतलब कि आप उसके लिए पैसे देने के लिए कहीं ना कहीं राजी हो, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आप पैसे भी दे रहे हैं और आपको मज़ा भी ना आए। फिर हमारा क्या हो सकता है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इससे होनी चाहिए, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ही एट लास्ट में हमारा क्या होता है, मोटिव होता है हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, देखो इसमें तो मैंने कन्वीनियंस गुड्स आपका लिखा है। ठीक है, हमारा कन्वीनियंस जो गुड्स होता है शॉपिंग गुड्स हैं, और नीचे क्या है, स्पेशलिटी गुड्स हैं। ये तीनों हमारे किसके टाइप होते हैं, ये हमारे कंज्यूमर गुड्स के टाइप होते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स में हमारे कौन से वाले गुड्स आते हैं, तो कंज्यूमर गुड्स में देखो कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स हमारे कौन से होते हैं कि भाई साहब जो हम क्या करते हैं,
बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ, मतलब डेली के डेली। जैसे आप दूध लेने के लिए मार्केट में गए तो वो क्या हमारा कन्वीनियंस गुड्स है। कहीं यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आज इसका गुड्स ले लिया, चलो आज इसका टेस्ट करता हूँ इस वाले दूध का, कल मदर डेयरी का टेस्ट करूंगा, फिर इसका टेस्ट करूंगा। एट लास्ट आप कितने ज़्यादा 2 3 4 5 एक हफ्ते टेस्ट कर लोगे, फिर आप क्या करोगे, भैया मुझे अमूल का अच्छा लगा, मैं अमूल का ही खरीदूंगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, प्राइसेस जनरली लो रहता है, आप डे टू डे यूज़ करते हो और क्या कहते हो लीस्ट पॉसिबल एफर्ट्स इसमें लगाते हो। ठीक है, इसमें लिख लो आगे जो आप नोट्स बना रहे हो ना, कन्वीनियंस गुड्स, लीस्ट एफर्ट्स एंड लो कॉस्ट जनरली। फिर हमारे क्या आते हैं, शॉपिंग गुड्स आते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, अपने स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है, हम लोग मार्केट में जाते हैं क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए। जैसे हमारे कपड़े हो गए, ठीक है, हमारे जूते हो गए, ये सब हमारे किस में आते हैं, कुछ शॉपिंग गुड्स में आते हैं। फिर हमारा क्या आता है, स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स हमारे वो आते हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही कम फ्रिक्वेंटली खरीदते हैं, और ये हमारा क्या करता है, बताइए मुझे, आप क्या करता है, इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा जनरली। और आप लोग मतलब मार्केट में स्पेशल एफर्ट्स डालोगे। जैसे कि आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी थी, तो आप लोग क्या करोगे, मार्केट में पूरे एफर्ट्स डाल दोगे कि भैया कौन सी कंपनी की अच्छी है। क्योंकि मार्केट आपने वॉशिंग मशीन एक बार खरीदी, 10 12 साल के लिए आप नीचे हो, फिर ऐसा तो नहीं ना कि आज खरीद ली कल फिर चल पड़े मार्केट की, भैया चलो एक और वॉशिंग मशीन ले लूँ, मम्मी आपकी टांगें तोड़ देंगी, भाई तुमसे एक बार ना देखी गई है, इतनी बार में मार्केट में तुम बस वॉशिंग मशीन खरीदते रहोगे। तुमने तो वो कर दिया, 40 50 हज़ार की आती है वॉशिंग मशीन, एक अच्छी आती है तो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार में खरीदेंगे और फिर उसके बाद में बार बार नहीं खरीदेंगे। तो ये किस में आता है, हमारा स्पेशलिटी गुड्स में आता है। आपको एग्जाम्पल्स भी लिख के आने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो वो सब हमको क्या करने हैं, लिख के आनी है। फिर हमारा क्या आता है अब नीचे, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो देखो यार, इजी सी चीज़ है भाई। ड्यूरेबल गुड्स हमारे कौन से वाले होते हैं, जो कि क्या कि मतलब ज़्यादा समय तक चले। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो ज़्यादा समय तक नहीं चले, बहुत ही ज़्यादा ईजी सी चीज़ है। फिर हमारे क्या आते हैं, देखो इसमें इंडस्ट्रियल गुड्स आते हैं। तो इंडस्ट्रियल गुड्स से आपको पता होगा क्या होता है, हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, एसेसरी इक्विपमेंट होते हैं, इंस्टॉलेशंस होती है, फैब्रिकेटिंग मटेरियल्स होते हैं, ये सब है हमारे इसमें। फिर क्या होता है हमारे बेस्ड ऑन टेंजिबिलिटी। तो टेंजिबिलिटी के हिसाब से एक आपका टेंजिबल हो सकता है जो कि क्या होता है हमारे गुड्स होते हैं, एक हमारा इंटेंजिबल हो सकता है जो कि हमारी क्या होती है, सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज किस तरीके से बिकती हैं सर मार्केट में, यूट्यूब आपको सर्विस देता है, क्या आप इसको टच कर सकते हो इसकी सर्विस को, नहीं। बट आप लोग क्या करोगे कि हाँ भैया ये हमको सर्विस दे रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, एक सर्विस है। तो ये हमको क्या कहते हैं, सेटिस्फेक्शन भी आपको देता है यूट्यूब, और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मतलब एक अच्छा काम भी कर रहा है। जैसे मैं आपके लिए क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको सर्विस ही तो प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, मैं तो और कुछ आपको दे नहीं रहा। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइंड पीएलसी, जो कि हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर मैं जनरली बोलूँ तो मुझे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। मतलब कि अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बना है इसका, तो आप लोग क्या करोगे, इसमें 20 में से 20 स्कोर कर दोगे। कब, जब आप ये ग्राफ बना के आओगे जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ नीचे। वो ग्राफ यार आपने पढ़ा ही होगा बुक में, वो कोई ज़्यादा हार्ड ग्राफ नहीं है। ठीक है, अब देखो जब पीएलसी आएगा ना, तो पीएलसी कोई अकेला नहीं आएगा। मतलब आप सोचो कि पीएलसी भी ये 20 नंबर का आ गया, आने को तो देखो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जुड़ के आ जाएगा कि डिफाइन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आएगी, इसमें 8 हैं हमारे क्या पॉइंट्स हैं, जो कि हमको क्या करना है, याद करके जाने हैं। और आप लोगों को ये याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कोई मतलब हार्ड चीज़ नहीं है। ठीक है, मैंने किस तरीके से याद किया था, देखो आपको याद अगर करना है तो आप लोग लिखो, सबसे पहले आइडिया जनरेशन लिखो, फिर अपने दिमाग में उसको एक बार रिकॉल करो, आइडिया जनरेशन। ठीक है, फिर पीछे जाओ, फिर पढ़ो क्या है हमारा सेकंड वाला, आइडिया स्क्रीनिंग। फिर अपने दिमाग में रिकॉल करो आइडिया स्क्रीनिंग, फिर उसको नीचे लाके कैसे लिखोगे, फिर ऊपर लिखो आइडिया जनरेशन, फिर से लिखो आइडिया स्क्रीनिंग। ठीक है, तो आपको क्या आइडिया जनरेशन एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा, आइडिया स्क्रीनिंग आ जाएगा। फिर आप लोग जाओ तीसरा पॉइंट पढ़ो, कंसेप्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तीनों को एक बार पढ़ो, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीन, कंसेप्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तीनों के तीनों याद हो गए, फिर आओ, फिर यहाँ पे लिखो आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग एंड कंसेप्ट डेवलपमेंट। ठीक है, फिर जाओ, फिर पढ़ो बिजनेस एनालिसिस, फिर चारों पढ़ो, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीन, कंसेप्ट डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, और फिर इन चारों को यहाँ पे लिखो। इस तरीके से करोगे आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, और फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको, अगर एक बार समझ में आ गया तो। सबसे पहले देखो, जब प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में आएगा तो क्या होगा, आइडिया जनरेट होगा, फिर उस आइडिया को स्क्रीन किया जाएगा कि भैया मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, फिर उसका कंसेप्ट डेवलप किया जाएगा कि हमको किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है, फिर बिजनेस एनालिसिस, कितना कैपिटल वगैरह क्या क्या लगेगा, फिर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, मतलब कि उसको हमको बना देना है प्रोडक्ट को, और उसकी क्या करनी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को पूरा लेके आना है। फिर हम प्रोडक्ट फाइनली अपना डेवलप कर देंगे, और फिर उसकी कहीं ना कहीं एक टेस्ट मार्केटिंग करेंगे कि भैया प्रोडक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, फिर उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको कमर्शियलाइजेशन, मतलब उसको फाइनली मार्केट में लॉन्च कर देंगे कि हाँ भैया प्रोडक्ट आपका चल रहा है, और आपका क्या होगा, ये प्रोडक्ट मार्केट में क्या करेगा, बिकेगा ही बिकेगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में आ गया, 8 ये याद करके जाना। अब फिर हमारा क्या आता है, पीएलसी। पीएलसी का ये वाला ग्राफ है, ठीक है, याद करना।
कोई बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है यार पीएलसी से ज़्यादा मतलब मुझे ये ईजी कुछ मिला नहीं। आप लोग इसका पेज नंबर कौन सा खोलो, पेज नंबर खोलो आप लोग इसका 37, आ जाओ 38 पे आ जाओ डायरेक्ट। मैं आपको जो चीज़ें बताता जा रहा हूँ वो लिखते जाओ। सबसे पहले यहाँ पे लिखो इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब याद करने का तरीका बता रहा हूँ होता क्या है। तो फिर यहाँ पे लिखो इंट्रोडक्शन लिखा, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है हमारा कि जब हमारा क्या कहता है गुड सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, ठीक है। तो इसमें हमारी सेल्स होगी वो क्या होगी, सेल्स हमारी लो रहेगी, ठीक है। प्रॉफिट हमारा क्या रहेगा, जनरली जो हमारा प्रॉफिट रहता है वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, या फिर अगर हम देखेंगे तो क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारा इंट्रोडक्शन होता है तो हम लॉस में रहते हैं। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ना कि भैया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो तो हम लोग क्या रहेंगे, उसमें हम लोग लॉस में ही रहेंगे, ठीक है। हमको प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि आपको प्रोडक्ट क्या है पता नहीं है। आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसी अपनानी है, मतलब एकदम हाई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनानी है, सेलिंग एफर्ट्स आपको ज़्यादा लगाने हैं ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है ग्रोथ स्टेज, तो ग्रोथ स्टेज में जो हमारी सेल्स रहेगी वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं हमारी राइज करेगी, ठीक है। एक स्लो पेस पे क्या करेगी, राइज करेगी, और जो हमारी एक ग्रोथ रेट पे आके एक मतलब पीक जैसे यहाँ पे पॉइंट पे आया तो यहाँ तक क्या करेगी, स्लो राइज करेगी, और यहाँ पे आके क्या करेगी, एकदम फास्ट ग्रोथ करने लग जाएगी, ठीक है। हमारा जो कंपटीशन होगा वो क्या करना, यहाँ पे कंपटीशन क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है। कंपटीशन होगा ही नहीं क्योंकि आप पहली बारी मार्केट में क्या है प्रोडक्ट लेके आ रहे हो। फिर हमारा क्या था कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन इसमें क्या रहेगा, ग्रो करेगा, कहीं ना कहीं हमारा इंक्रीज कर जाएगा, किससे, एज कम्पेयर टू इंट्रोडक्शन। हमारा प्रॉफिट क्या होगा, वो हमारा ग्रो करेगा प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लॉस में नहीं रहेंगे, ज़्यादातर हम लोग बीपी बिजनेस वो कहते हैं हम लोग अपना ब्रेक इवन पॉइंट, तो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट की स्थिति में आ जाएंगे, और हमारा क्या आएगा, जो हमारी जो सेल्स होगी वो क्या होगी, कहीं ना कहीं पीक पे पहुंचने के लायक हो जाएगी, ठीक है। पहुंचने लग जाएगी किससे, पीक पे, पर पहुंचेगी नहीं। फिर हम लोग किस में आते हैं, हमारे मैच्योरिटी में। मैच्योरिटी पे सेल्स क्या होती है, सेल्स एकदम हाई रहेगी, ठीक है। सेल्स हाई रहेगी, बट आप एक चीज़ याद रखें कि इसमें जो ग्रोथ रेट है वो लो रहेगा। ये हमारा मैच्योरिटी जो होती है ना वो इतनी रहती है यहाँ तक, ठीक है। मैच्योरिटी पे आके क्या होता है, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं वहाँ पे टिक जाता है, और जो हमारी सेल्स रहेगी वो क्या रहेगी, लो रहेगी, और सेल्स जो रहेगी वो हमारी हाई रहेगी, जो हमारा ग्रोथ रेट रहेगा वो क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है। मार्केट साइज क्या रहेगा कि आप लोग पूरे पूरे मार्केट पे कब्जा कर चुके हो, आपका जो प्रॉफिट क्या रहेगा वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, और कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट है वो क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। कब, जब मैच्योरिटी की स्टेज से थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। फिर क्या आती है हमारी डेक्लाइन स्टेज आती है। डेक्लाइन स्टेज हमारी यहाँ से आके स्टार्ट होती है। इस वाली स्टेज में सेल्स जो रहेगी वो लो रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, आपको प्रॉफिट भी फॉल करने लग जाएगा, और आप लोग ये सोचो कि भैया मैं मार्केट से क्या कर जाऊँ, एग्जिट कर जाऊँ, नहीं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होगा। कंपनी कब तक मार्केट में टिकी रहेगी, जब तक उसको क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर होगी। जिस दिन उसको फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर होना बंद हो जाएगी, उस दिन वो कंपनी क्या करेगी, मार्केट से बाहर निकल जाएगी, और वो अपने कॉम्पिटिटर्स जो होंगे उसके वही मार्केट में टिकी रहेंगे, ठीक है। समझ में आया, गला दर्द कर गया आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते चलो समझ में आ गया ना आपको, पीएलसी आपको अच्छे से समझ में आ गया। पीएलसी का एक क्वेश्चन है ना, 20 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको 20 नंबर इसमें पक्के स्कोर करना ही करना है, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग एंड इट्स एडवांटेजेस। क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने इसके लिए डाला हुआ है कि ब्रांडिंग की जरूरत क्या पड़ती है। तो आप लोग देखो इसमें क्या क्या पढ़ के जाना, व्हाट इज ब्रांडिंग। एक तो सबसे पहले ब्रांडिंग की डेफिनेशन पढ़ लेना, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है सबसे अच्छी डेफिनेशन देता है, तो हमको यही तो डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपना आगे बढ़ेंगे। क्या हमारा मार्केट AMA जिसको हम लोग कहते हैं, तो अमेरिकन मार्केटिंग हमारी एसोसिएशन क्या कहती है कि ए ब्रांड इज अ नेम, टर्म, डिजाइन, सिंबल और एनी अदर फीचर दैट आइडेंटिफाइज वन सेलर्स गुड और सर्विस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ अदर सेलर्स, ठीक है। आपका नाम, टर्म, डिजाइन, सिंबल, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी जो आपको क्या करे, अदर सेलर्स मतलब आपके कॉम्पिटिटर से आपको अलग करे, वो क्या कहलाती है, आपकी ब्रांड कहीं ना कहीं कहलाती है। ब्रांडिंग क्या होती है हमारी, ब्रांडिंग का हमारा मतलब ये होता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी जो हमारी ब्रांड है उसको क्या करें, एक शेप दे, मतलब उसको आगे बढ़ाएं, या फिर उसको कहीं ना कहीं हम अपने एक मतलब प्रोसेस में डाल दें, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ब्रांडिंग कहलाता है। और ब्रांड क्या होता है, ब्रांड इज नथिंग, ब्रांड इज जस्ट अ परसेप्शन ऑफ योर कंपनी, ठीक है। आप उस कंपनी के बारे में क्या सोचते हो, वही हमारी क्या है, ब्रांड है। देखो टाटा कोई भी प्रोडक्ट अपना लेके आए तो हम लोग क्या सोचते हैं, टाटा का प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छा ही होगा। क्यों, क्या आपने यूज़ किया उसको खरीदने से पहले, नहीं। क्या कोई इसी ने मतलब आपको बताया कि आप इसको खरीदो आपको अच्छा लगेगा, नहीं। लेकिन आपको क्या कहीं ना कहीं माइंड में परसेप्शन बना हुआ था, आपने सोचा कि हाँ भैया ब्रांड क्या है, मेरा एक परसेप्शन है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रांड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखो इसके लिए आपको क्या क्या ब्रांड एक तो पढ़ना है, ब्रांड नेम एंड लोगो पढ़ना है, और ब्रांड की ज़्यादा जरूरत की पड़ती है, ठीक है। ब्रांड एज ए लीगल इंस्ट्रूमेंट पड़ती है हमको जरूरत।
फिर हमारा क्या आता है, देखो ब्रांड के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहले तो कस्टमर रिकॉग्निशन करता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट मिल जाता है आपको। इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स हो जाता है। आपकी कोई ब्रांड है, मतलब टाटा की ब्रांड है, टाटा कुछ भी नया, जैसे टाटा ने क्या किया, अपना दाल को लॉन्च किया, ठीक है। तो जब आपने वो दाल को लिखा है टाटा तत्तु दाल, ऐसे कुछ करके नाम था उसका, ठीक है। तो क्या किया लोगों ने जल्दी जल्दी से खरीद लिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने देखा टाटा का भरोसा है भैया, हम तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है। तो क्या किया टाटा ने उसको, टाटा की क्योंकि हमारी ब्रांड नेम थी, लोगों के दिमाग में कहने के परसेप्शन बना हुआ था बहुत ज़्यादा अच्छा, तो लोगों ने उसको खरीद लिया, ठीक है। समझ में आया आपको? चलो आगे चले अपने। तो आपको इसमें ब्रांडिंग में देखो और क्या क्या पढ़ना है। ब्रांडिंग डिसीजन पढ़नी है, टू ब्रांड नॉट टू ब्रांड। अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको ब्रांड करना ही चाहिए, कोई भी चाहे प्रोडक्ट अगर लेके भी आते हो, ठीक है। तो आप ब्रांडिंग उसका करो ही करो, क्योंकि बिना ब्रांडिंग के आपका प्रोडक्ट बहुत दिनों तक, मतलब लॉन्ग मार्केट में उसमें नहीं चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या था हमारा, फिर आता है हमारा क्या ब्रांड स्पॉन्सरशिप डिसीजन, कि हमें कितना खर्चा करना है, क्या चीज़ करनी है। फिर आता है हमारा ब्रांड क्वालिटी डिसीजन। फिर आता है हमारा इंडिविजुअल ब्रांड या फिर अम्ब्रेला ब्रांड, ठीक है। ये चीज़ आप लोग क्या करना है, याद रखना। चलो MCS 6 आपका क्या सेकंड क्लास कंप्लीट हुई। कल हम लोग क्या अपनी थर्ड क्लास डालेंगे। आप लोग पढ़ के आओ अच्छे से उसमें, अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। और मतलब ऑल द बेस्ट यार कल वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग के लिए, और आप लोग अच्छा करोगे, मुझे पता है आप लोग अच्छा करोगे अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखी हैं और जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो सब पढ़े हैं, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का कि मतलब अच्छा होगा नहीं, पेपर कैसा होगा, अच्छा ही होगा अगर आप लोग पढ़ के जा रहे हो तो, ठीक है। अच्छा उन लोगों का नहीं होता है जो लोग पढ़ के नहीं जाते, और वो लोग फिर डरा देते हैं कि पेपर बहुत हार्ड आएगा। पेपर हार्ड नहीं आता, आप लोग ये सब चीज़ें पढ़ के जाओ अच्छे से, पेपर हार्ड बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना दिल में, मतलब घबराहट नहीं लेके जाना कि भाई साहब कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं ये ना हो जाऊँ। पेपर में अच्छे से लिख के आओ। फेल हो जाओगे अगर, इग्नू आपको कम नंबर दे दो, तो आप लोग क्या करो, री एवल्यूशन के लिए डाल दो, आप लोग के नंबर क्या करेंगे, अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ते रहिए, हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे अपने ग्रुप तक या फिर दूसरे अपने फ्रेंड से क्या कीजिए, शेयर कीजिए। बताइए भैया कॉमर्स एक्सेस आप लोग के लिए एक अच्छा खासा बैच लॉन्च किया है और आप लोग को पूरे पूरे क्वेश्चंस करवा रहा है अच्छे अच्छे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब एकदम क्रीम लेवल के क्वेश्चन, है ना, वो सब करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहिए, हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।